ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कंफर्म करिएगा कि आवाज़ ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, तो हम लेबर मार्केट पढ़ रहे थे और हमने उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर को डिस्कस किया था और लास्ट चीज़ ये पढ़ी थी हमने कि what would be the factors that would affect the elasticity of demand for labor। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख भी लिया था कि और 2 मेन फैक्टर्स थे, वो बेसिकली यही था कि हाउ ईज़िली कैन वी सब्स्टिट्यूट लेबर विद कैपिटल, द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर विद कैपिटल। कितनी आसानी से आप लेबर को कैपिटल के साथ तब्दील कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आसानी से तब्दील कर सकते हैं, उतना ही तेज़ी से डिमांड फॉर लेबर विल चेंज गिवन एनी चेंज इन प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल वेजेस में ज़रा सा चेंज आया, वेजेस बढ़ गई, तो डिमांड फॉर लेबर बहुत जल्दी से गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसी वक्त डिमांड फॉर कैपिटल जब बढ़ा रहे होंगे, और ये पॉसिबल तभी होगा जब दे आर इजीली सब्स्टिट्यूटेबल। अगर वो सब्स्टिट्यूटेबल है तो ऐसा होगा, अगर वो नहीं है सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब कि यू कैन नॉट रिप्लेस लेबर विद कैपिटल, तो वेजेस जितने ही बढ़ जाए, वेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड फॉर लेबर थोड़ी सी कम होगी सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियसली कम तो होगी क्योंकि हमने अज्यूम किया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा कम नहीं होगी बिकॉज आपको स्टिल यू नीड दोज लेबर्स। बात समझ में आ रही? लेबर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते कैपिटल के साथ। तो एक ये चीज़ पढ़ी थी हमने। सिमिलरली we talked about कि how much the total cost comprises of the total labor cost। तो टोटल लेबर कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन टोटल कॉस्ट, और इसको हमने ये कहा था कि अगर लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि ज़्यादा प्रोपोर्शन है, तो ज़रा सा भी चेंज जब आएगा वेजेस में, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत चेंज आएगा। इसलिए यू विल बी बाउंड टू डिक्रीज द डिमांड फॉर लेबर अलॉट। और दूसरी साइड पे कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव है, तो फिर वेजेस में चेंज आने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो कैपिटल ओन करते हैं, लेबर को इतना ओन ही नहीं करते, यूज ही नहीं करते। तो आपका वेजेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को खास फर्क नहीं पड़ेगा। द डिमांड ऑफ लेबर वुड नॉट फॉल ड्रास्टिकली, देयरफॉर द डिमांड वुड बी इनइलास्टिक। ये दो चीज़ हमने पढ़ी थी। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज ओके लिख के भेज दें, और कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, अटेंडेंस पिछली बार भी बेहतरीन थी, इस बार भी बेहतरीन है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं शायद। अ, 2-4 मिनट हम वेट करते हैं। ठीक है, 2-4 वेट करेंगे, अगर स्टूडेंट्स और ज्वाइन होगा अच्छी बात है। नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे बस। ठीक है।
ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं हमारे पास हम शुरू करेंगे आगे। अजीब सीन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। तो डिमांड फॉर लेबर में इतना ही जितना हम पढ़ चुके हैं। ये स्टार्टिंग में सप्लाई फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो एमआरपी थ्योरी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी, जो कि हमने मिड से पहले ही डिस्कस की थी, इसको बाद में भी डिस्कस किया। सप्लाई ऑफ लेबर हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इसमें पहले तो एक सप्लाई ऑफ लेबर से मुराद क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ आवर्स, द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि लेबर की क्वांटिटी जो है वो हम आवर्स में डिसाइड करते हैं कि कितने घंटे वो पुट इन करने को रेडी है। द नंबर ऑफ आवर्स लेबर are willing and able to work. ठीक है, एक तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है सप्लाई ऑफ लेबर से, हाउ मेनी आवर्स दे आर विलिंग टू पुट इन। जो हमें इंडिविजुअल सप्लाई कर्व समझना है, थोड़ा डिफरेंट सा बनता है, नॉर्मल कर्व की तरह नहीं बनता। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फॉर लेबर वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि पहले तो हम ये समझ लें कि आपके पास जो टोटल टाइम है, जितने भी लेबर हैं वो अपने टोटल टाइम को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग दो हिस्सों में। जो भी टोटल टाइम है 24 घंटे हैं दिन के आपके, जितनी भी पूरी जिंदगी है आपकी, ब्रॉडली स्पीकिंग यू डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज। आइदर यू वर्क ऑन इन दोज आवर्स, योर वर्किंग आवर्स, और यू डोंट वर्क। डोंट वर्क को हम एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेजर आवर्स के तौर पे, दिस इज वेयर यू रेस्ट, आप आराम करते हैं या कोई तफरी करने निकल जाते हैं जब आप काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली आपके टाइम की दो दो तरह की डिवीजन होती है, जो द वर्किंग आवर्स एंड द लेजर आवर्स। जो आपने फैमिली को टाइम देना है वो भी लेजर आवर्स में आ रहा है, जब आप काम नहीं कर रहे वो सब लेजर आवर्स में आ रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है, अगर वेजेस बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ रही हैं, तो वी से कि laborers the laborers start to substitute leisure for work। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताएं, अगर आप सुन रहे हैं, होपफुली आप सुन रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर आवर। अगर आप 1 घंटा जो है वो काम नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू लूजिंग ऑन, व्हाट आर यू लूजिंग अगर आप काम नहीं कर रहे तो बट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी ऑफ 1 लेजर आवर। जी, ओके, अबीबा, मनाहिल एंड अनुषा, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ लेजर आवर। वेज, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अगर आप लेजर आवर नहीं एंजॉय कर रहे होते तो यू वुड हैव बीन वर्किंग, एंड इफ यू वुड हैव बीन वर्किंग तो यू वुड बी अर्निंग सम वेजेस पर आवर। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर इज बेसिकली वेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उसकी वेज है। ठीक है, तो अब जितनी ज्यादा वेज होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब वेज रेट जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको लगेगा यार हम क्या है, काम ही कर लेते हैं कोई, वी कुड अर्न इन दिस आवर। ठीक है, लेबर जैसे सोचते हैं ना। और यहाँ पे तो खैर नहीं, पाकिस्तान में मैंने आपको पहले बताया था सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ नॉर्मली पीपल आर पेड पर मंथ, नॉट पर आवर। ठीक है, जनरली कुछ जगहों पे है कि पर आवर बेसिस पे भी होता है। नॉर्मली वेस्ट में दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्कड इन, और वीकली पेमेंट्स होती हैं, तो वो उस हिसाब से काम चलता है जनरली इन मोस्ट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो हम उस लिहाज से देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप वेज रेट बढ़ाएंगे तो द लेबर वुड बी विलिंग टू इंक्रीज इट्स सप्लाई। क्यों? बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट वर्किंग इज इंक्रीजिंग।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दिस डज इट मेक सेंस? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? और दिस इज बेसिकली called the substitution effect, because you're substituting labor for you're substituting your leisure hours for work hours. कोई मसला है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया? अलीजा, अनुषा, अरीज, हबीबा, अरीज, शेरी और मनाहिल, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिंपल है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? हम सब ये कह रहे हैं कि वेज बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यू वुड नॉट बी एंजॉयिंग लेजर एनी मोर, और आप वर्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है? हाउएवर एक और मसला है ना, मसला ये है कि नॉर्मली लेजर आवर्स होते किसके लिए? मतलब पार्टी का आवर्स जो है या तफरी के जो मौके हैं वो किसको मिलते हैं? वो गरीबों को नहीं मिलते आमतौर पर, मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं। नॉर्मली जितनी भी लेजर की इंडस्ट्री है वो गरीबों को सर्व करने के लिए नहीं बनी ना, वो किसके लिए बनी है? अमीरों के लिए बनी है। कहने का मकसद ये है कि these leisure hours are generally demanded by those who are अमीर, और by अमीर we actually mean who have a higher wage rate। होता क्या है, वेज रेट बढ़ने से एक तो ये चीज होती है, सही है, लेकिन वेज रेट बढ़ने से एक और चीज होती है। क्या होती है कि जब आपका वेज बढ़ता है, जब आपका वेज बढ़ता है तो नाउ यू थिंक कि यार यू डिजर्व लेजर, एटलीस्ट यू कैन नाउ अफोर्ड लेजर। जब आप अमीर हो गए ना तो नाउ यू कैन अफोर्ड लेजर, तो उस वक्त डिमांड फॉर लेजर increases, because we are assuming that leisure is a normal good, and I think we all will agree कि it is, ठीक है? लेजर के जितने भी गुड्स हैं जनरली दे आर नॉर्मल गुड्स, ठीक है? इनकम बढ़ने से, वेजेस बढ़ने से द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, तो जब भी आप अमीर होंगे तो ऑब्वियसली यू विल डिमांड मोर लेजर। इफ योर डिमांड फॉर लेजर इज इंक्रीजिंग, then your supply of labor should decrease। ये बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट समझ में आई है? और मतलब देखो ना, वेज इंक्रीज होने से एक तो ये चीज होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हमें समझ में आ गया। हाउएवर एक और चीज बिल्कुल पैरेलली काम कर रही होती है। आप किसी से भी देखें, जिसकी भी इनकम बढ़ रही होगी उससे पूछेगा, उसको उसको बोलेगा यार मैं कुछ तो मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ ना चीजें, आई कैन अफोर्ड बेटर क्लोथ्स फॉर एग्जांपल, एक ट्रिप मार के आ जाएंगे कहीं पे, आराम अफोर्ड कर सकते हैं, आप लेजर अफोर्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेजर की डिमांड बढ़ती है व्हेन योर वेजेस राइज, और ऑब्वियसली इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम इन लेजर, यू हैव लिमिटेड टाइम ना, स्कार्सिटी तो हर जगह है, तो अगर आप लेजर को टाइम दे रहे हैं तो यू आर वर्किंग लेस, तो सप्लाई फॉर लेबर वुड फॉल। डज इट मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दिस इज बेसिकली कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। क्योंकि इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से डिमांड फॉर लेजर राइजेस, नॉर्मल गुड्स राइजेस, और सप्लाई फॉर लेबर वुड फॉल। ठीक है, अच्छा फिर अब मसला क्या है, अब समझने वाली बात है ना। हम कह रहे हैं कि भाई वेजेस बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी भी बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम वेजेस बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर कम भी होगी बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट। तब ओवरऑल सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमीर हैं। पहले पहले तो आप ये बताएं, आप अमीर तो हैं, कितने अमीर हैं? मतलब क्या, हम ये कहते हैं भाई, होता ये है कि दिस इज क्वांटिटी, और मैं आपको बता चुका हूँ, दिस क्वांटिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग इन, एंड दिस इज वेजेस, ठीक है? वेज, अच्छा नॉर्मली हम प्राइस लिखते हैं, प्राइस, हाँ यहाँ पे तो द प्राइस ऑफ लेबर इज वेज ना, दिस इज व्हाट यू पे टू गेट लेबर। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं इनिशियली यू व्हेन योर वेजेस विल राइज, जब आप कुछ भी नहीं कमाते, ठीक है, और वेजेस बढ़ रहे हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे टू वर्क हार्ड,
बट दिस इज हाउ ह्यूमन नेचर इज कि आप जैसे जैसे वेज बढ़ेगी सप्लाई फॉर लेवल विल कीप ऑन राइजिंग, ठीक है, इट विल कीप ऑन राइजिंग टू अ पॉइंट, टू अ सर्टेन वेज। जब आप इस पॉइंट पे आ गए, नाउ यू आर बिजनेस स्टडीज के तौर पे हम कह सकते हैं कि आपकी अब आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं पूरी हो चुकी हैं, नाउ यू मूविंग टुवर्ड्स एस्टीम नीड्स एंड हायर नीड्स। तो अब आपको और भी कुछ चाहिए जिंदगी में पैसों के अलावा। अच्छा, पैसे तो तब भी मिल रहे हैं आपको क्योंकि वेज रेट तो अभी अभी भी इट इज अभी भी बढ़ रहा है अगर, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे आप, यू विल स्टार्ट टू वर्क लेस। एक आपका यू टर्न हो जाएगा, आपका एक तरीके से यू जाएगा ग्राफ। ये वेज जो हमने बनाई है ना, जरा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये कर्व जो है ना सप्लाई और लेबर का, ये थोड़ा इस तरीके से बनता है बिकॉज ऑफ दीज टू इफेक्ट्स जो भी हमने डिस्कस किए। और हमने ये कहा था कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये जो इफेक्ट कौन सा स्ट्रांग होगा, दिस वुड बेसिकली डिपेंड ऑन द फैक्ट कि भाई आप इनिशियली किस वेज पे हैं। अगर आप इनिशियली गरीब हैं तो वेजेस बढ़ने की वजह से आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है that would be very strong. You would be very much willing to give away your leisure hours to work. Substitution effect would be stronger than the income effect. अच्छा, यहाँ पे keep in mind कि both effects are in play at every instance. हर वक्त substitution effect भी काम कर रहा है, income effect भी काम कर रहा है, बस ये है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो वेज बढ़ने से ओवरऑल सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही होगी, कम नहीं हो रही होगी। हाउएवर एक पॉइंट के बाद आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े डॉक्टर का सोचें जो उनसे पूछेगा कि अब तो एक लिमिटेड टाइम पे लोगों को देखते होंगे सिर्फ दिन में 2 घंटे 4 घंटे एट बेस्ट, ठीक है। इनिशियली दे यूज्ड टू वर्क 14 आवर्स 16 आवर्स अ डे, ठीक है, क्योंकि नाउ दे हैव अचीव दैट वेज रेट उनकी, और लेकिन उनकी वेज रेट भी बहुत ज्यादा पर आवर जो रेट है या पर कस्टमर जो रेट ले रहे हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि इतनी वेज उनकी हाई हो गई है कि नाउ दे कैन रिड्यूस देयर वर्किंग आवर्स। बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त उनका इनकम इफेक्ट जो है दैट इज वे स्ट्रॉन्गर देन देयर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। So this is basically how the individual supply curve of labor is drawn. Supply of labor इस तरीके से होती है, this is the individual supply curve of labor. मेक सेंस? कोई मसला है इसमें तो पूछ लें, क्लियर तो होके लिख के भेज दें। इसको आप यू शेप भी कह सकते हैं, एस शेप भी कहते हैं कुछ लोग, एस पूरा अधूरा ऐसे वैसे ये कौन सा शेप है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बस ये अपवर्ड स्लोपिंग है पहले, फिर पीछे बैकवर्ड जा रहा है। कोई कंफ्यूजन है इसमें पूछ लें, क्लियर तो होके लिख के भेज दें। ठीक है, थैंक यू। ओके, हमारी कोई अटेंडेंस बढ़ी नहीं बढ़ी, कहाँ है यार सारे, खैर अब हमें क्या करना है बेसिकली, सप्लाई ऑफ लेबर से मुराद कुछ चीजें हैं, या मैंने पढ़ाना तो ज्यादा था आज। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर तो एटलीस्ट खत्म करते हैं, फिर सोचेंगे आगे। अच्छा, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर में देख ली, अब जरा बात करते हैं इंडस्ट्री सप्लाई ऑफ लेबर की। इंडस्ट्री सप्लाई ऑफ लेबर में सीन ये है कि ऑब्वियसली दिस इज अ सप्लाई ऑफ लेबर टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हमें सिर्फ हम जो भी इंटरेस्टेड है सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस सप्लाई है, ठीक है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ लेबर इन एनी इंडस्ट्री। सो दिस फैक्टर्स आर नंबर वन, किस मतलब ये हम ओवरऑल लेबर सप्लाई की बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से इफेक्ट करेगी आपकी वर्कफोर्स को, और सॉरी फैक्टर्स कौन से जो आपके पूरे वर्कफोर्स को इफेक्ट करेंगे। तो इसमें नंबर वन पे नॉर्मली जो शो होता है वो है एक बड़ा फैक्टर, चेंजेस इन माइग्रेशन पैटर्न्स। यू कैन राइट अ लॉट अबाउट इट, पाकिस्तान में दुनिया भर में
माइग्रेशन में बड़े मसले हुए हैं। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन कब हुई थी? हमने डिस्कस किया इससे पहले कभी। दुनिया में सबसे बड़ी माइग्रेशन और सबसे बड़े स्केल पे जो माइग्रेशन पूरी हिस्ट्री में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कब हुई थी? कौन से इंस्टेंस में हुई थी सबसे बड़ी माइग्रेशन? एनीवन? जी, कोई अंदाजा है आपको? अलीदा या अनुषा, अलीज, हबीबा, सुन रहा है? मैं राहिल। व्हाट वाज द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री? लार्जेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा लोग जिसमें माइग्रेट किए गए थे। वर्ल्ड वॉर टू? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, नहीं। वर्ल्ड वॉर टू में तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, माइग्रेशन तो इतनी खास बेचारी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई ना सही से। लेकिन आप सही कह रही, वर्ल्ड वॉर टू में भी खड्डे हुए थे बहुत, और लेकिन लोग अपने मुल्कों में ही थे जनरली। वर्ल्ड वॉर टू में सिवाय ज्यूज के लोग इतना माइग्रेट नहीं कर रहे थे। ज्यूज बेचारों के साथ बहुत बुरा हो रहा था उस वक्त। यस, 1947, 1947, ग्रेट डिप्रेशन नहीं, 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुआ था, वो उस वक्त जो माइग्रेशन हुई थी फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया, दैट वाज द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। पता नहीं कितने मिलियन और बिलियंस थे, मुझे एग्जैक्टली फिगर्स नहीं याद। ठीक है, अच्छा, डू यू नो व्हाट वाज द सेकंड लार्जेस्ट? सेकंड लार्जेस्ट तो आपने बिल्कुल सही बोली है, 1947 सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद भी सेकंड लार्जेस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट उतने नहीं लेकिन अच्छे खासे लोग माइग्रेट करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लार्जेस्ट तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट किसी को भी अंदाजा है? कोई ऐसी गेस? इंडिपेंडेंस तो पाकिस्तान से हो गई ना, वो तो 47 में हो गई है। 47 में इंडिया से लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लोग इंडिया आए। सबसे बड़ी माइग्रेशन, खून खराब और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई पूरी दुनिया, सब कॉन्टिनेंट पूरा चेंज हो गया। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, चलो बता देता हूँ। दैट वाज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नंबर टू पे जो अफगान वॉर हुई थी, रशियन अफगान सोवियत यूनियन वॉर जो हुई थी अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद जो अफगानी माइग्रेंट्स एंटर्ड पाकिस्तान, जो आपने शायद सुना होगा कभी न्यूज़ पे, ये बड़े फट्टे हैं और ये है और वो है। अभी तक वो कहते हैं कि टेररिज्म एंटर्ड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेशन, बिकॉज वहां पे तालिबान था और जो भी देखे। मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा इस लॉस को, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो न्यूज़ में शो हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ तो गलत हो भी सकती है और जनरली होती है, लेकिन इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। अच्छा, पाकिस्तान, मजे की बात ये कि पाकिस्तान वाज इन्वॉल्वड इन बोथ दीज माइग्रेशंस, इंडिया पाकिस्तान वाली भी और अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली भी। तो हमसे बेहतर तो माइग्रेशन के कोई रिजल्ट बता ही नहीं सकता ना, हमें तो पता है माइग्रेशन के बाद क्या होता है। हमारे तो एक और बीच में हुई थी माइग्रेशन, वो बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन थी, जो 1971 ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ, उस वक्त भी बहुत सारे लोग ईस्ट से वेस्ट में आए वापस। तो हमने तो मतलब वी हैव बीन अ कंट्री, हमारी इतनी सी एज जो है, हम बहुत छोटे मुल्क हैं, मतलब यंग कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या 70 प्लस हो गए हम तो, लेकिन उसमें हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख ली हैं, हमने दुनिया की बड़ी बड़ी माइग्रेशन देख ली हैं, तो वी नो हाउ हाउ डायनामिक्स ऑफ अ कंट्री चेंज एग्जैक्टली आफ्टर सच माइग्रेशंस। अच्छा, दुनिया जहाँ में माइग्रेशन का चक्कर है, एक तो वॉर्स की वजह से होती है नंबर वन, उसके अलावा फैमिन की वजह से होती है कि मसले। अब तो खैर फैमिन वाला इतना चक्कर रहा नहीं है, लेकिन खैर। और अगर आप उस हिसाब से देखें कि जो सबसे ज्यादा मल्टी कल्चरल माइग्रेशन जहाँ हुई है, जो दुनिया जहाँ से जो लोग आए, आई थिंक वो अमेरिका होगा, दुनिया जहाँ से लोग वहाँ गए। और वहाँ पे तो पता नहीं कितने परसेंट, 20% जो है वो माइग्रेंट्स, आई थिंक। नहीं, ज्यादा ही है, गलत बोल रहा हूँ, ज्यादा है इससे। यूएई का मैं देख रहा था, यूएई में तो जो रेजिडेंट्स हैं वो 20% रह गए, बाकी सारे माइग्रेंट्स हैं, बाकी सब बाहर गए। तो दिस माइग्रेशन pattern, change in these migration pattern because of whatever the reason, changes the landscape of any country, चेंज हो जाती हैं चीजें। तो ऑब्वियसली अगर आप अमेरिका में जो है वो मेक्सिको से लोग आना शुरू हो गए, तो उनके पास एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ लेबर की सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि मैक्सिकन वर प्रोबेबली बेटर इन कॉटन फार्मिंग, तो उनको कॉटन फार्मर्स मिल गए बहुत सारे। या अगर पाकिस्तान से लोग चले गए वहां पे,
तो उनको जो है वो टेक्निकल लेबर मिली है। इंडिया में फॉर एग्जांपल, इंडिया में आईटी इंडस्ट्री नॉर्मली जो आईटी टेक्नीशियंस हैं आप दुनिया जहाँ में देखेंगे वो इंडियंस हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का लेबर बहुत प्रोड्यूस किया। उनकी आईटी इंडस्ट्री हमेशा से पाकिस्तान से तो खैर बहुत ही बेहतर रही है। तो दिस इज हाउ पैटर्न चेंज थ्रू आउट द वर्ल्ड ना, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। और माइग्रेशन के रीजन बहुत होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। कभी कभार वो एक गंद कर देते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में फर्क पता होना चाहिए आपको। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इसका मतलब सिर्फ आना और जाना है। सब मतलब यू एमिग्रेट और यू इमिग्रेट, इनमें से एमिग्रेट का मतलब क्या, आना है या जाना? अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम एमिग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से एमिग्रेशन बढ़ गई है, तो पाकिस्तान में लोग आना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गए? एमिग्रेशन का मतलब क्या? आ रहे हैं, जा रहे हैं। लीविंग, बिल्कुल ठीक है, जाना, बिल्कुल ठीक है। जाना शुरू हो गया। और मुझे तो खैर इससे याद रहता है कि ई से एग्जिट है, तो मैं याद रख लेता हूँ कि चलो ई से जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। आपको शायद किसी और से आई से आ रहे हैं, आए तो पता नहीं। इमिग्रेशन मतलब आना, ठीक है। अब इसमें एक टर्म यूज होती है, वो टर्म बता दूं आपको। कभी वो कहते हैं नेट इमिग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा लोग आए हैं, नेट नेट का मतलब, हम जब भी नेट का वर्ड आप पढ़ेंगे ना कहीं पे भी, अकाउंटिंग में भी, इकोनॉमिक्स में भी, नेट का मतलब होता है कुछ कटने पिटने के बाद आई ये चीज ना। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि सारी चीजें खत्म होने के बाद, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग नेट, ठीक है। तो नेट इमिग्रेशन का मतलब क्या होगा कि एमिग्रेशन टोटल जो, सॉरी, इमिग्रेशन जो टोटल हुई है माइनस एमिग्रेशन, सही है ना। तो नेट इमिग्रेशन का मतलब अगर इमिग्रेशन ज्यादा है, और अगर कभी उन्होंने वर्ड यूज किया नेट एमिग्रेशन, तो उसका मतलब है कि एमिग्रेशन ज्यादा है। ये पता नहीं वो क्यों करते हैं, लेकिन वो वर्ड्स में खेलते हैं इस तरीके से कभी कभार एमसीक्यूज में, इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, ठीक है। तो इफ दे आर सेइंग कि नेट इमिग्रेशन इंक्रीज्ड फॉर एग्जांपल, अगर वो कह रहे हैं कि नेट इमिग्रेशन इंक्रीज्ड, तो वी वुड नो कि यार सप्लाई ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, सही है ना, क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं मुल्क में, सही ना। और अगर वो कहें नेट एमिग्रेशन हैज इंक्रीज्ड, तो वी वुड नो कि द सप्लाई ऑफ लेबर इन पाकिस्तान इज फॉलिंग, बिकॉज लोग ज्यादा जा रहे हैं। जब लोग चले गए तो ऑब्वियसली सब लेबर भी कम हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके लिख के भेजने, कोई कंफ्यूजन पूछ लें। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई आपकी इमिग्रेशन और इमिग्रेशन की। अच्छा, उसके बाद आपको दूसरा जो फैक्टर है वो भी जरा देख ले। वो बेसिकली है इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स जो है ना बिल्कुल उसी तरीके से अफेक्ट करता है लेबर को, जिस तरीके से अ, सब वो वेज रेट अफेक्ट करता है। क्योंकि बिल्कुल ये तो हमें पता है ना, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स को मैं टी वाई लिख दूं, टैक्स ऑन इनकम, जब भी बढ़ेगा तो हमें पता है कि द वेज रेट वुड फॉल, द नेट वेज यू आर गेटिंग वुड फॉल, ठीक है। या इनकम टैक्स जब भी कम होगा तो द वेज रेट यू आर गेटिंग वुड राइज, ठीक है। अब अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो अच्छा हमारा मकसद है हम सप्लाई ऑफ लेबर के फैक्टर्स देख रहे हैं, तो मुझे बताएं इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी या कम होगी? वेज रेट को तो हटा देंगे, चले लिखा भी है, इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी या कम होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी? क्यों कम होगी भाई, क्यों कम होगी? अगर हम बोलेंगे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, दे वर गेटिंग $10 पर आवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर्स से उनको हम देते थे पहले $10 पर आवर, और उनको ना पहले माइनस होता था $1 टैक्स। अब हम कह रहे हैं कि $10 पर आवर आपको हम देंगे, उसमें से $2 टैक्स माइनस होगा। तो यू आर इनिशियली गेटिंग $9 एज अ नेट वेज, अब आपको मिलेगी $8 एज अ नेट वेज, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ने की वजह से। तो इसके बाद क्या होगा आपके लिहाज से? वुड दे सप्लाई मोर ऑफ देयर लेबर और लेस?
इनकम रिड्यूस होगी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सही सही है। सपोज इनकम रिड्यूसेस, बिल्कुल ठीक है, इनकम रिड्यूस हो रही है, डायरेक्ट रिड्यूस, बिल्कुल ठीक है, सब सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें भी दो एंड्स है ना। आप एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सारे कि यार जब द वेज रेट इज फॉलिंग, द सप्लाई ऑफ लेबर शुड फॉल, सही है। बिकॉज आप कहते हैं भाई कि क्या फायदा ज्यादा काम करने का जब मैं ज्यादा काम करके गवर्नमेंट को पैसे दे रहा हूँ सिर्फ, तो मतलब इट डिस्करेजेस एफर्ट, discourages the effort the labor is putting in, ठीक है। however at the same time the supply of labor can rise उन बेचारों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पता है यार कि now we have to work hard to maintain the same standard of living, जितना हम पैसा पहले कमा रहे थे, अब अगर मुझे उतना ही पैसा वापस कमाना है, labor would have to work hard to work more hard से बड़ा more in order to earn the same income, तो अगर उनको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, दे विल हैव टू सप्लाई मोर ऑफ देयर लेबर आवर्स, ठीक है ना। तो ये भी टू वे थिंग है। आप जब भी समझाएंगे इकोनॉमिक्स में, तब तक आपको होपफुली अंदाजा हो ही गया कि हम बातें घुमा सकते हैं, ये हमारा काम है। या बोले हाँ ये भी हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें बोल सकते हैं विद 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 करेक्ट रीजनिंग, तो ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रही है बात। क्लियर इस चीज में कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। क्लियर है, ओके। ओके ठीक है, ओके। सो ये दो वेन है। उसके अलावा भाई सिमिलर जो रीजन है दैट विल अफेक्ट द लेबर्स, जिस तरह इनकम टैक्स है ना, सेम उसी तरीके से बेनिफिट्स या फ्रिंज बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं। द फ्रिंज बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द जॉब, फ्रिंज बेनिफिट्स पता है ना कौन से बेनिफिट होते हैं? इनकी डेफिनेशन क्या दी? दीज आर द नॉन कैश बेनिफिट्स, जो आपको पैसे नहीं मिल रहे लेकिन फायदे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे आपको हम गाड़ी का पेट्रोल दे देंगे, या आपके बच्चों की फीस हम पे करेंगे, या अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, ठीक है। ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स में काउंट होते हैं। मतलब आपको ये मंथली कैश नहीं मिल रहा होगा, बट ऑब्वियसली आपको एक कमोडिटी मिल रही है जो कि आप यूज कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से फायदा ही है आपका, ठीक है। इसको हम नॉन कैश बेनिफिट्स कहते हैं। ये भी मतलब इनकम टैक्स का रिवर्स हो गया है ना एक तरीके से। अगर फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि द नेट वेज इज राइजिंग एक तरीके से ना, बिकॉज टोटल यू आर गेटिंग फ्रॉम द फर्म इज राइजिंग। तो इससे भी दो इफेक्ट आएंगे, सप्लाई ऑफ लेबर या तो बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप वही बात कर सकते हैं कि आप इनिशियली कहाँ हैं। इनिशियली अगर आप लो वेजेस में तो बढ़ेगी, सही है ना, क्योंकि वही हमारा सप्लाई कर्व जो है वो इस तरीके से ना कि इनिशियली वो अपवर्ड स्लोपिंग है, एट लो वेजेस द सप्लाई ऑफ लेबर इज अपवर्ड स्लोपिंग, उसके बाद वो बैकवर्ड चले जाता है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, फिर बैकवर्ड चले जाता है। बैकवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि अब उसको नेट बेनिफिट से ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो लेजर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से एक्ट करेंगे, जिस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट कर रहा था उसके रिवर्स में एक्ट करेंगे। मतलब देन वी हैव ट्रेड यूनियन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड यूनियंस जो है दे जनरली affect the supply of labor in any industry or a firm. ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन याद है किसी को? पढ़ा ही होगा आपने, वो लेवल पे कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। व्हाट आर ट्रेड यूनियंस? ये ट्रेड यूनियन क्या होती है, याद है किसी को? ट्रेड यूनियन प्रेशर ग्रुप एक तरीके से, बिल्कुल सही। एक सेकंड रुको, मैं देखूंगा कुछ एनी लक और कुछ जो है वो भी चलेगा, ठीक है। तो
आप सही कह रहे हैं, ट्रेड यूनियन एक तरीके से प्रेशर ग्रुप होता है, इट इज ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ट्रेड यूनियन वर्कर्स का ही ग्रुप है, ठीक है, बस उसके जो फॉर्मेशन है, इट इज फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर रीजन। उसके फॉर्मेशन का रीजन क्या है? फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर्स। So trade union is basically a group of workers, sorry, that is formed to protect the rights of workers. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है ना, बार्गेनिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, बार्गेनिंग बेसिकली मींस नेगोशिएटिंग। ठीक है, तो अब एक लेबर जाके अगर नेगोशिएट करेगा कि यार मेरी वेज बढ़ा दो, या मेरे वर्किंग आवर्स कम कर दो, या मुझे वर्क में सेफ्टी दो, और मुझे जो है फ्रिंज बेनिफिट भी मिलने चाहिए, और मुझे जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत कम चांस है कि द एम्प्लॉयर व्हिच इज विल लिसन टू हिम। एम्प्लॉयर नॉर्मली एक लेबर की क्यों सुनेगा? वो बोलेगा बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं भाई, आपको क्या मसला है, ये बोलेगा ना। लेकिन अगर एक पूरा सारे लेबर्स चले जाएं, एक मतलब सारे तो जा नहीं सकते, तो दे फॉर्म अ ग्रुप। उसमें ग्रुप में कुछ लोग होंगे, 20 30 50 40 जितने भी लोग होंगे, दे रिप्रेजेंट ऑल वर्कर्स। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। वो ग्रुप का एक लीडर होगा, उसमें इलेक्शंस भी होते हैं, ग्रुप का लीडर कौन होगा, और ट्रेड यूनियन। पाकिस्तान में तो आपको फिर वही मसले हैं कि, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पे जहाँ खासतौर पे फैक्ट्रीज में, कुछ फैक्ट्रीज में जहाँ के टेक्सटाइल में और जहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, वहाँ भी होता है कि इलेक्शंस होते हैं लिटरली, और ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स, और फिर वो नेगोशिएट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर्स विद द एम्प्लॉयर, विद द मैनेजमेंट। ठीक है, उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बार्गेनिंग डजंट वर्क। इंडिविजुअल बार्गेनिंग यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बार्गेन। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ये होती है कि मतलब सारे वर्कर्स एक तरफ हो जाते हैं, अगर सब अगर ट्रेड यूनियन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर एक और फड्डे भी है कुछ और जगहों, इंडिया जैसी जगहों पे आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन भी एक नहीं है, मल्टीपल है, तो आपको चूज करना होता है हम किस यूनियन में जाएं, और फिर वहाँ पॉलिटिक्स है, वो एक अलग कहानी है। खैर, कलेक्टिव बार्गेनिंग में होता क्या है कि द यूनियन bargains on behalf of all workers. ठीक है ना, सब वर्कर्स के बिहाफ पे द यूनियन बार्गेन्स। ठीक है, और व्हाट डज इट बार्गेन? बार्गेन करती क्या है? इट नेगोशिएट्स और पुशेस से मुराद ये, दे पुश फॉरवर्ड द डिमांड्स, डिमांड फॉर हायर वेजेस। नॉर्मली जो मतलब जेनेरिक जो इनकी डिमांड होती है ना, वेज बढ़ाओ, बोनस दो, लेसर वर्किंग आवर्स, छुट्टियां दो, तो ये जॉब सेफ्टी दो। मतलब अगर आप इतना कोई खतरनाक काम करवा रहे हो, तो उसमें जो सेफ्टी होनी चाहिए वो जरूरी है ना। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होती कि आप कहीं भी लोगों को पहुंचा देते हैं कि काम करें, और बेचारे कर भी रहे होते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, तो ये एक और बड़ा फैक्टर है दैट अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ लेबर, बिकॉज ट्रेड यूनियन जो है, अगर देखो, अगर ट्रेड यूनियन के पास पूरा कंट्रोल है ना, मतलब इफ इट कंट्रोल्स द इंडस्ट्री सप्लाई। कुछ यूनियंस ऐसी भी है जो इंडस्ट्री सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। आई थिंक बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, ट्रेड यूनियन की भी टाइप्स होती हैं। एक तो पर्टिकुलर फर्म में, ठीक है, जो जो आपकी पर्टिकुलर फैक्ट्री को देख रही है। उसके अलावा इंडस्ट्री वाइड होती हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनियन है, ठीक है। उसके अलावा फिर ना ऑक्यूपेशन वाइज भी होती है, इंजीनियर्स की यूनियन है फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स की यूनियन है, तो वो एक पर्टिकुलर लेबर को वो भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके भी आप मेंबर बढ़ते हैं, और अब वो डिपेंड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी सिस्टमेटिक है, किस तरीके से काम हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा इस लिहाज से। पोलैंड का मैं शायद देख रहा था कि वहां पे जो यूनियन का एक वो था, उनकी एक ट्रेड यूनियन का लीडर था, इलेक्शन जीता वो, फिर वो इवेंचुअली उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया था या प्रेसिडेंट बन गया था, कुछ ऐसे ही। मतलब जैसे हमारे यहाँ इमरान खान जो है वो बने, क्रिकेट से जाके वहां तक चले गए। वो ट्रेड यूनियन तो शुरू हुआ थे और फिर वो वहां तक चले गए, व्हिच मेक्स मोर सेंस बिकॉज आपने लोगों की सुनी है। तो खैर, लास्ट जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ लेबर को, वो हम देख लेते हैं।
और वो है बेसिकली सोशल ट्रेंड्स। सोशल ट्रेंड से क्या मुराद है? असल में होता क्या है कि ये तो हमें पता है कि बेहतरीन चीज़ हो रही है कि फीमेल पार्टिसिपेशन इज इन द वर्क फोर्स इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, फिर और उसके बड़े रीजंस हैं और मेन रीजन एजुकेशन है। लिबर्टी और जो भी चीज़ें साथ साथ आती है वो फॉलो करती है ना। तो अगर एजुकेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। दुनिया भर में बढ़ रही है। दुनिया भर में बहुत बुरा हाल था फीमेल पार्टिसिपेशन के लिहाज से। अब बहुत बेहतर हाल हो गया है, मतलब बहुत बेहतर तो नहीं बट स्टिल काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि डाइवर्स वर्कफोर्स एनवायरनमेंट जो है वो पब्लिसाइज हो रहे हैं। वर्कफोर्सेस की डिमांड जो है ना बढ़ रही है, उसका रीजन है डाइवर्स से मुराद क्या बताता हूँ आपको। अगर आपने ना किसी बड़ी कंपनी है ना, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, उनकी अगर आपने HR प्रोस्पेक्टस देखेंगे ना आप, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा उसमें। वो ना जैसे मैं GSK फॉर एग्जांपल या यूनिलीवर, पेप्सी, ये क्या करेंगे प्रोस्पेक्टस में ना वो, अगर इफ इट इज प्रोस्पेक्टस से मुराद वो एक छोटी सी मैगजीन बना के दे देंगे जो जिसमें लिखा होगा उनकी वर्कफोर्स किस तरीके से चलती है, पब्लिसाइज करने की हाउ हाउ वी मैनेज आवर वर्कफोर्स ना। तो अब ये सब उसमें हंसते खेलते दिखेंगे आपको, खुश वर्कफोर्स दिखेगी पूरी। और जो फ्रंट पेज पे नॉर्मली एक ट्रेंड है कि वो ना 5-6 लोगों को हंसते खेलते दिखाएंगे। उनमें से एक जो है वो अफ्रीकन होगा, काला होगा बेचारा। बेचारा क्या मतलब, सही है वो है काला। कोई कोई 2-3 गोरे होंगे, कोई एशियन होंगे, कोई लड़कियां होंगी, कोई लड़के होंगे, मतलब वो दिखाएंगे कि यार वी प्रमोट डाइवर्सिटी एंड वी हायर पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स एंड ओनली मेरिट मैटर्स। अब ये सारी जो बातें है ना, ये इस वक्त के बज़वर्ड्स हैं। बज़वर्ड समझते हैं ना, जो चलते हैं ये वर्ड्स, मेरिट, डाइवर्सिटी, टॉलरेंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो दे हायर पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि इट सेल्स, इट लिटरली सेल्स, इट सेल्स। ये दुनिया भर में बिकती है ये चीज कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी इमेज अच्छी बनती है एंड इवेंचुअली इट टर्न्स आउट टू बी इट, मतलब इवेंचुअली इट लीड्स टू बेटर प्रॉफिट्स। आपका एम तो वही है ना कि प्रॉफिट्स कमाए। फीमेल पार्टिसिपेशन से मुझे याद आया, यूनिलीवर का मैं पढ़ रहा था। यूनिलीवर इज द फर्स्ट कंपनी जिसने इंश्योर किया है इस वक्त उनके पास 50% पार्टिसिपेशन रेट है। 50% मेल, 50% फीमेल। दिस इज ह्यूज, लिटरली ह्यूज। आपको नहीं पता। अच्छा, ये मैनेजमेंट लेवल पे बात हो रही है, ऑब्वियसली नीचे लेवल पे थोड़ा चेंज होगा। मैनेजमेंट लेवल पे यूनिलीवर हैज इंश्योर्ड 50-50 पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। बहुत बुरा हाल था इससे पहले। तो मतलब एक बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो रहा है, सोशल ट्रेंड से मुराद ये है। तो ऑब्वियसली द डिमांड, द सप्लाई ऑफ लेबर विल चेंज इस वजह से। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ ले, क्लियर तो के लिख के भेज दें। आज के लिए इतना ही है, लेकिन ओके जरूर भेज दें ताकि समझ में आ जाए। कुछ पूछना है पूछ लें। हाँ ठीक है, ओके देन, सही है, फिर हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।